हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए, प्रेजेंट टाइम में हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक एपिसोड हो चुका है, एक लेक्चर पढ़ चुके हैं हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन का। और हम लोग पढ़े थे कि किसी भी ऑसिलेटिंग बॉडी की एनर्जी कितनी होती है। तो वहाँ पर एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन फार्मूला आप निकाल चुके थे, प्रूव कर चुके थे। और इसके अलावा आप जो बेसिक लेक्चर मीन्स कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, कैसा होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का इक्वेशन क्या होता है, उसका ग्राफ कैसा होता है, वेलोसिटी क्या होती है उसका ग्राफ कैसा होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है उसका ग्राफ कैसा होता है, तीनों ग्राफ एक पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे फेज वगैरह चेक करते हैं, ये सारी चीज़ें हो चुकी है। जहाँ तक हो गया है ठीक उसके आगे चलते हैं हम लोग। P100 फिजिक्स मैथ्स डीपी सर। तो कहाँ से स्टार्ट किया जाए? एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी हो चुकी है। तो काइनेटिक एनर्जी प्रूफ किया गया था। काइनेटिक एनर्जी कितना आया था? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और क्या ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दिस वाज द वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम लोग को निकालना था क्या? अब हम लोग को निकालना था कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। चलिए, तो पोटेंशियल एनर्जी अब आप आगे बढ़ा जाए, जहाँ तक हो गया है ठीक उसके आगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? P100 फिजिक्स मैथ्स डीपी सर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? तो पोटेंशियल एनर्जी जानते हैं कि वर्क डन ऑलवेज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन ऑलवेज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइडेड द फोर्स शुड बी कंजर्वेटिव। ओके, तो ये चीज़ें हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़े हुए हैं बेटा। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर कितना हुआ? वर्क डन बाय किसके द्वारा? बाय रिस्टोरिंग फोर्स। वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग देख चुके हैं, आपको बता चुका हूं कि यह रिस्टोरिंग फोर्स जो नाम आ रहा है बेटा, यह रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? तो वह फोर्स जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी को मेंटेन रखता है, यानी कि वह फोर्स जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी को कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग यानी जो रिस्टोर करता है, यानी कि फिर से उसको पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में वस्तु को लाता है, तो उसी को कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए कि यह एक सिंपल पेंडुलम है। इसको मीन पोजीशन इसका यहाँ था, हमने इसको 5 डिग्री एक स्मॉल एंगल डिस्प्लेसमेंट दिया, यहाँ पे छोड़ दिया। तो जब छोड़ दिया, देखिएगा इसको नीचे क्या काम कर रहा है, कौन सा फोर्स? mg। इस लाइन में कौन सा फोर्स काम कर रहा होगा बेटा? mg cos थीटा। यह एंगल थीटा है तो यह एंगल भी थीटा होगा। और इसके 90 डिग्री पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है? mg sin थीटा। अब जा देखिए, तो जब यह पेंडुलम इधर जा रहा था, यानी वेलोसिटी जब इधर थी, डिस्प्लेसमेंट जब इधर था, तो फोर्स इधर लग रहा था। ऑलवेज टुवर्ड द मीन पोजीशन, यानी कि इसका डायरेक्शन हमेशा किधर होगा? ऑलवेज टुवर्ड द मीन पोजीशन। तो डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स क्या बेटा? डायरेक्शन क्या होगा? ऑलवेज
टुवर्ड द मीन पोजीशन, ऑलवेज टुवर्ड द मीन पोजीशन, डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा। मीन्स कि दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स एफ, दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स एफ। जब पेंडुलम इधर था तब भी वह इधर था। मीन्स अब जब पेंडुलम आ रहा होगा तब भी वह इधर ही होगा, इधर से भी जब वो आ रहा होगा तब भी वह उधर ही है। मीन्स कि वह फोर्स जो सिंपल पेंडुलम को अपने पुराने इस मीन्स की उसके मूल अवस्था में लाने की कोशिश करता है, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ रहता है, उसी को कहते हैं क्या? उसी को कहते हैं ना बेटा रिस्टोरिंग फोर्स। हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़े होंगे उसको प्रत्यानयन बल। ओके, आगे बढ़ा जाए। गुड, चलिए तो अब जा देखना बेटा। अब तो हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले एपिसोड में, वहाँ प्रूव कर चुका हूँ बेटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। नाउ यू हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द potential energy and then you have to plot the graph of the kinetic energy, potential energy, total energy and average energy. Okay, come on the point. तो potential energy क्या हुआ? पहले तो potential energy होती क्या है? तो potential energy is the work done by the restoring force stored in the form of the potential energy. Restoring force क्या होता है? तो restoring force in the case of the simple pendulum that is the mg sin theta. अभी हम लोग प्रूफ करेंगे, आगे जरूरत पड़ेगी। In the case of anywhere for general equations of the restoring force will be what? क्या होगा? बहुत सिंपल। हाँ सोचिए तब तक। हाँ बेटा जल्दी सोचिए। हाँ किसी भी जनरल फार्मूला रिस्टोरिंग फोर्स का क्या? ये तो सिंपल पेंडुलम के लिए ठीक है। चले भाई, अब रिस्टोरिंग फोर्स का जनरल फार्मूला बोलिए जल्दी से। कैसे पता करोगे? रिस्टोरिंग फोर्स का जनरल फार्मूला क्या लिखा जाए? देखो बेटा, रिस्टोरिंग फोर्स F बराबर कितना हुआ? F बराबर कितना हुआ? तो जानते हो F बराबर होता है m में ना, न्यूटन सेकंड डालना बेटा, F बराबर m में। ओके, अब चल देखना बेटा, ए बराबर पढ़े हो आइसोलेशन, ये क्या है? आइसोलेशन। तो सिंस आइसोलेशन ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई, सिंस आइसोलेशन ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई एंड देयरफॉर एफ इक्वल टू एम माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बाई। आइसोलेशन का मान रख दीजिए बेटा, एफ इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर बाई। इसी को कहते हैं ना, यही क्या है? यही रिस्टोरिंग फोर्स का ना बेटा जनरल इक्वेशन। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स। तैयार हो गया? अब देखो, y बराबर तो आपको पता ही है, y बराबर जानते हो बेटा m ओमेगा स्क्वायर, y बराबर a sin थीटा। तो देयरफॉर यू कैन राइट इन दिस फॉर्म आल्सो, f इक्वल टू माइनस m, हाँ बेटा f बराबर माइनस m ओमेगा स्क्वायर a ना साइन थीटा या साइन ओमेगा टी लिख दो ना, दोनों लिख सकते बेटा, साइन थीटा या साइन ओमेगा टी। तो दिस इज द जनरल इक्वेशंस ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि मैं कहूँ कि क्या रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है? बोलिए नहीं। रिस्टोरिंग फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बेटा? रिस्टोरिंग फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू सोचिए कितनी होगी? हाँ ट्राई टू डू। रिस्टोरिंग फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू तो एफ मैक्स कितना होगा? माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए। दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। कब? कहाँ पर? जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का मान मैक्सिमम हो जाएगा। मीन्स कि जब कोई पेंडुलम या कोई भी ऑसिलेटिंग बॉडी जब अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर होती है तो यहाँ पर कह सकते हो ना कि F बराबर मैक्स होता है।
यहाँ पर स्टोरिंग फोर्स का मान क्या होता है बेटा, दिस इज द मैक्सिमम। जब यहाँ पे होगा तो दिस इज द स्टोरिंग फोर्स, दिस विल बी मैक्स। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स का मान मैक्सिमम कहाँ पर होगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स का मान बेटा मैक्सिमम कहाँ पर होना है, तो रिस्टोरिंग फोर्स का मान होगा मैक्सिमम कहाँ पर, हाँ बोलिए जल्दी, एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन, at extreme position. So this is the value of restoring force. And now the question, what is the potential energy? पोटेंशियल एनर्जी अब कितनी होती है निकाल सकते हैं, कैसे, आइए अगला पॉइंट, हाँ नोट करिए फास्ट, रिस्टोरिंग फोर्स जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसका पोटेंशियल एनर्जी पे चलते हैं हम लोग। वर्क डन, चलो बेटा वर्क डन, तो वर्क डन कब हुआ, सपोज करिए, हाँ अब हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, अब निकालने जा रहे हैं बेटा हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सपोज करिए यह एक सिंपल पेंडुलम है, इसको हम लोग इधर ले जा रहे हैं, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं ना, चल बेटा किधर ले जा रहे हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं इसको। सपोज करिए हम लोग खींच करके इसको ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया हम लोग कितना, थीटा। तो जब इधर ले जा रहे थे हम इसको, तो अभी अभी देखे ना इधर एक फोर्स काम कर रहा था ना, एक कौन सा फोर्स था, F, यही था रिस्टोरिंग फोर्स। यह इधर ले जाने का विरोध कर रहा था, डिस्प्लेसमेंट जो हम लोग दिए हैं ना उसका विरोध कर रहा है, उसका अपोज कर रहा है, बेटा ये अपोज कर रहा है। तो जब आप उधर लेकर के जाएंगे कि इसके अगेंस्ट क्या करना होगा, वर्क डन करना पड़ेगा ना। वही वर्क डन जो आप वर्क करते हैं वही वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। सपोज करिए कि हमने छोटा सा एक डिस्प्लेसमेंट दिया dy, कितना दिया, dy हमने डिस्प्लेसमेंट दिया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dy। तो व्हाट इज dy, dy इक्वल टू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, dy is the small displacement. What will happen, work done, work done equal to dw, dw equal to force is F, displacement is y, dw equal to F into dy. This is the work done. Then what will be the total work, integrate this, w इक्वल टू, इंटीग्रेट किया इसको बेटा, w बराबर कितना हो गया, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, dy का मान y बराबर 0 टू y इक्वल टू a f इंटू dy। दिस इज द w, दिस इज द वर्क डन, एंड सिंस यू नो दैट दिस विल बी द इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी, यही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। अब इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, हाँ हो गया, चलिए अब इसकी वैल्यू निकाल दो बेटा, यही हो गया पोटेंशियल एनर्जी U, यही है W, आया कितना, सॉल्व कर दीजिए, F की वैल्यू रख दो बेटा सॉल्व करने के लिए। जब F की वैल्यू रखेंगे एक W हटा दिया जाए बेटा, एक ही लिखा जाए केवल, हाँ देखो अब U बराबर कितना होगा ना, यही है बराबर U, मीन्स यही है पोटेंशियल एनर्जी, U क्या है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी है बेटा ये ना, U को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। W, F की वैल्यू रख दो, तो चलिए F की वैल्यू रखा जाए, F बराबर कितना हुआ, Y बराबर 0 से Y बराबर A क्या है, एम्पलीट्यूड, A इज द एम्पलीट्यूड, या कैपिटल A कर दो बेटा, कैपिटल A, एक बार प्लस और एक बार माइनस ना, एक बार प्लस और एक बार माइनस, चलो बेटा
तो ओके, एफ का मान कितना था, अभी अभी आया था एफ, एम ओमेगा स्क्वायर वाई इंटू डी वाई। नाउ सॉल्व दिस, यू बराबर एम ओमेगा स्क्वायर वाई, वाई मीन्स हाफ वाई स्क्वायर, हो गया बेटा, हाफ वाई स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर, वाई बराबर क्या होगा, वाई स्क्वायर बाई टू, वाई स्क्वायर बाई टू, कहाँ से कहाँ तक, 0 से a तक। रिजल्ट कितना आया, u बराबर, हाँ ये मान माइनस में था ना बेटा, ये माइनस में था, ओके। चलो बेटा, तो लेकिन जब आप न्यूमेरिकल कैलकुलेट करो, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालो बेटा, तो अब यहाँ इसकी रखने की हमको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत है। तो दिशा बता रहा है कि हमेशा माइनस साइन क्या शो कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स का माइनस साइन ये शो कर रहा है बेटा कि हमेशा इसकी दिशा डिस्प्लेसमेंट के विपरीत होगी। तो डिस्प्लेसमेंट जब भी देंगे तो मीन पोजीशन से बॉडी दूर जाएगी, जब मीन पोजीशन से बॉडी दूर जा रही होगी तो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा रिस्टोरिंग फोर्स। तो जब वस्तु स्ट्रीम से आ रही होगी तब भी रिस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन की तरफ ही होगा, वही ला रहा होगा, और जब वस्तु दूर जा रही होगी तब भी उसकी दिशा वही होगी, किधर, मीन पोजीशन के तरफ, यानी कि माइनस साइन हमेशा इसके डायरेक्शन को शो करता है। आपको न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी वर्क डन की ना, चलिए तो एम ओमेगा स्क्वायर हो बेटा, चलो निकल चुका है यहाँ पे, आ जाओ। अब व्हाट विल बी द जनरल इक्वेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, यदि हम यह लिमिट ना रखें ना बेटा तो फिर क्या हुआ इक्वेशन, u बराबर क्या, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। आ जाइए और आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटा, चलो अब आइए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हो गया हम लोगों का हाँ पोटेंशियल, देखना जैसा u बराबर कितना बेटा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना। और जहाँ पर इसी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई, तो u मैक्स बराबर कितना, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्यों, क्योंकि y बराबर प्लस माइनस ए है, y बराबर प्लस माइनस, यानी एक बार प्लस की तरफ और ठीक उतना ही माइनस की तरफ, तो y बराबर प्लस माइनस ए बेटा। तो u मैक्स विल बी हाउ मच, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। अब जैसा देखना बेटा यहाँ पे, तो अब हाँ इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी का मान मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा और कहाँ पर होगा। तो आ जाइए, चलो ये हटा दें सब कुछ, हाँ फास्ट नोट करते रहिए मेरे साथ ही ना, फास्ट नोट समझते रहिए, नोट करते रहिए फास्ट। हाँ यू मैक्स तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया बेटा। चलो अब जा देखिएगा, हाँ ओके चलो बेटा, तो ये तो कौन सा हो गया, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। अब जैसे देखिएगा हाँ कहाँ पर मैक्सिमम, तो यू इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू विल बी मैक्सिमम कहाँ पर, एट एक्सट्रीम पोजीशन, और क्या नंबर सेकेंड, यू इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू मिनिमम कहाँ पर एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन, क्लियर हो गए। मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी कोई वर्क डन नहीं है तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। अब बात रही है काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर मैक्स होगी, कहाँ पर मिनिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी देखिए यहाँ पर ठीक इसी का उल्टा,
जब जब y 0 होगा तो मैक्सिमम वैल्यू। अब क्या देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, y 0 जब हो जाए तब, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कब, व्हेन y इक्वल टू 0। क्लियर। अब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कब, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कब, बराबर 0 कब, व्हेन y इक्वल टू a, यानी स्ट्रिंग पर जब y बराबर a हो जाएगा तो a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0, तो 0 हो जाएगा, 0। ओके, हो गया। तो कहाँ पर यह मैक्स, कहाँ पर यह मैक्स और कहाँ पोटेंशियल एनर्जी, कहाँ पर मैक्सिमा, कहाँ पर मिनिमा, काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर मैक्सिमा, कहाँ पर मिनिमा, नोट करिए फास्ट। हाँ, कॉपी पे नोट करिए फास्ट, लिस्ट बनाइए, अच्छी तरह से नोट करिए। हो गया। तो देख रहे हैं हम लोग यह कि जिस समय काइनेटिक एनर्जी होती है मैक्सिमम, उस समय पोटेंशियल एनर्जी होती है 0, और जिस समय पोटेंशियल एनर्जी होती है मैक्सिमम, उस समय काइनेटिक एनर्जी होती है 0। यानी कि जब एक मैक्सिमम होगा तो दूसरा मिनिमम होगा उसी बिंदु पर, जब एक मैक्सिमम होगा तो उसी बिंदु पर दूसरा मिनिमम होगा, और जब एक मिनिमम होगा तो दूसरा उसी बिंदु पर मैक्सिमम होगा। यानी जहाँ काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी वहाँ पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, जहाँ जिस बिंदु पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा वहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। ओके, हाँ, नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। हाँ बेटा, ठीक से नोट कर लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए यहाँ पर पॉइंट को। हो गया। आइए और आगे बढ़ा जाए। चलिए अब हम चलते हैं, टोटल एनर्जी कितनी होगी बेटा, बस दोनों को जोड़ दिया जाए। हाँ, अब आ जाइए नेक्स्ट। टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या करना, काइनेटिक तो अभी निकाले ही है, पोटेंशियल निकाले ही है, दोनों को जोड़ दिया जाए तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, टोटल ईटी बराबर कितना हुआ काइनेटिक, पोटेंशियल हो गया बेटा, दोनों का सम करिए। हो गया बेटा, माइनस वाई स्क्वायर है, ब्रैकेट जब हटाएंगे हाफ ले सकते हैं आराम से। अब यहाँ पर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ पर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो गए प्लस माइनस की वजह से।
ई टी बराबर कितना हुआ, हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ओके, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो दिस इज द टोटल एनर्जी, दिस इज द टोटल एनर्जी, मीन्स कि टोटल एनर्जी का मान देखिएगा, टोटल एनर्जी में वाई नहीं है, टोटल एनर्जी में एम्पलीट्यूड है ए, और किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एम्पलीट्यूड होगा वह तो हमेशा के लिए फिक्स होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ईटी होता है ना, ईटी का मान हमेशा क्या है, ईटी की वैल्यू हमेशा फिक्स है। टोटल एनर्जी इज नॉट वेरिएबल, टोटल एनर्जी वेरिएबल नहीं है, टोटल एनर्जी का मान फिक्स है। टोटल एनर्जी का मान क्या है बेटा, टोटल एनर्जी का मान हमेशा के लिए क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। जबकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी यह दोनों वेरिएबल है। तो जब एनर्जी वेरिएबल है तो उसमें और साइन लगा हुआ है, साइन लगा हुआ है दोनों में, पोटेंशियल में भी काइनेटिक में भी साइन लगा हुआ है। या पोटेंशियल में देखा जाए तो जो मेन फार्मूला था उसमें कास है, पोटेंशियल उसमें काइनेटिक में कास है, काइनेटिक पहले क्या आया था, कास आया था, तो काइनेटिक में कास है, और पोटेंशियल में साइन है, दोनों स्क्वायर फॉर्म में हैं, दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा, यही आएगा, तभी यही आएगा। हम क्या बोल रहा हूँ बेटा, आइए मैं प्रूफ करके दिखा दूँ जो बोला हूँ अभी चलेगा। देखिए काइनेटिक एनर्जी का मेन फार्मूला क्या आया था, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आया था। नो काइनेटिक है ना बेटा, कास आया था, और ये देखिए ये काइनेटिक है। और पोटेंशियल में क्या आया बेटा, पोटेंशियल में आया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। लिख सकते हैं ऐसे, लिख सकते बेटा ऐसे। देखो अब यही इसके स्थान पर क्या है, ये y है, इसमें भी इसके स्थान पे क्या है बेटा, ये y नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि उसमें कास लगा हुआ है ना। आ जाओ देखो, इसीलिए उसको लिखा गया था काइनेटिक, हम लोग किस फॉर्म में लिखे देखो बेटा, तो कास स्क्वायर है ना, तो कास स्क्वायर वजह से कैसे लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, प्रूफ करने पाया ना, पीछे सब प्रूफ किया हूँ ये सब। दोनों का सम कर दीजिए तो ई टी बराबर क्या, दोनों का सम कर दीजिए, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इन द ब्रैकेट साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी विल बी हाउ मच, ई टी इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, दैट इज द कांस्टेंट वैल्यू। ओके, तो मीन्स यह दूसरा तरीका प्रूव करने का, यह एक तरीका प्रूव करने का, चीज़ें वही हैं। इसी इक्वेशन से इसको इस फॉर्म में लिखा गया बेटा, इस फॉर्म में लिखा गया। कास को बदल दिया गया है, कास को ना बेटा, कास को साइन में बदल दिया, कास की वैल्यू निकाल दिया गया है, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसी से निकाल दिया गया है कास स्क्वायर का मान। हो गया, तो ये था हम लोगों का। तो क्या क्या देखा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी और सबकी फ्रीक्वेंसी। अब आ जाइए अगला पॉइंट, नेक्स्ट। हाँ, अब इक्वेशन इसका, हाँ अब चलो बेटा आ जाओ फिर से। यहाँ पर देख रहे हो कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना, क्या है वह, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कास स्क्वायर ओमेगा टी बेटा। देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर इतनी, पोटेंशियल एनर्जी बोलिए, होगा बेटा, मीन्स कि यहाँ भी स्क्वायर है
साइन में देखो यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो हाँ क्या, अब जा देखना, लेट फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वल टू n, then frequency of kinetic energy will be how much, and frequency of potential energy will be how much, and total energy how much, and average energy will be how much। हमारे दीजिए आंसर फटाफट। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हो रहा है ना, जो हमारे सिंपल पेंडुलम है, कहा गया कि उसकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है या 20 हर्ट्ज है, तो बताओ कि उसकी काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया, नीट 2022, और एग्ज़ाम में जाते समय मैं आपको बताया था, जो बच्चे पढ़े हुए हैं, जो बैठे थे उसमें पढ़ के गए थे, तो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले मैं आपको पहला ही, जब देखेंगे वीडियो में, तो पहला ही क्वेश्चन यही था ना, वहाँ पर पहला ही क्वेश्चन यही था बेटा। तो फिलहाल आइए, फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं। चलिए, ओके, कम ऑन, चलो बेटा। तो देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द काइनेटिक एनर्जी विल बी हाउ मच, यू नो वेल, ड्यू टू दिस स्क्वायर टर्म, प्रूव करके मैं दिखाया था कि यहाँ पर आता है 2, ट्वाइस ओमेगा आएगा। जब प्रूव किया जाएगा तो ट्वाइस ओमेगा, मैं पीछे पहले वाले वीडियो में, इससे पहले वीडियो में वहाँ पे बताया हूँ कि वहाँ पर 2 ओमेगा आएगा, ट्वाइस, यानी कि वो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, ट्वाइस मीन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन की फ्रीक्वेंसी है n, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होनी है 2n, दैट इज द फैंटास्टिक आंसर काइनेटिक एनर्जी की। जस्ट वैसे ही जब काइनेटिक उतनी होगी, तो चूँकि जस्ट जितने समय में एक का मैक्स होना है, उतने समय में दूसरे का 0 होना है। ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों फ्रीक्वेंसी आपस में बराबर हो, तो जितना इसका होना है उतना ही इसका भी होना है, तो दिस इज आल्सो 2n। नाउ द क्वेश्चन दैट व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टोटल एनर्जी, दैट विल बी 0। क्यों 0? वो तो कांस्टेंट है ना, टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है ना, टोटल एनर्जी तो वेरी कर नहीं रही है, तो 0। अब फिर एवरेज एनर्जी कितनी होती है, दैट विल आल्सो 0, मीन्स कि 2n 0 0, दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी। सवाल यह है कि ये एवरेज एनर्जी क्या है। तो एवरेज एनर्जी कुछ नहीं बेटा, जो एवरेज एनर्जी होती है, एवरेज, अभी आप ग्राफ पर देखेंगे सब एनर्जी, तो एवरेज एनर्जी विल बी हाउ मच, जो ई टोटल होता है ना, अपॉन 2 कर देंगे तो एवरेज एनर्जी निकल जाएगी ना। ईटी बराबर कितना होता, देखो एवरेज एनर्जी बराबर कितना, ईटी बाई 2, ईटी बाई 2 मीन्स 1/4 m ओमेगा स्क्वायर, और क्या ए स्क्वायर। तो दिस इज द एवरेज एनर्जी। नोट करें पॉइंट, हो गया। अब रहा क्वेश्चन के एनर्जी, सभी एनर्जी को हम ग्राफ पर प्लॉट कैसे करेंगे। चलिए, एनर्जी को हम ग्राफ पर प्लॉट कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। हाँ बेटा, और आगे चलते हैं हम लोग। एनर्जी कर्व,
सपोज करें कि ये टोटल ये एनर्जी है, और यह डिस्प्लेसमेंट है, y बराबर 0, मेन पोजीशन यह है, टोटल एनर्जी यह है बेटा, ई एनर्जी है। अब जो कंडीशन दिया गया है कि y बराबर 0 पर, यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट 0 होता है तो कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होती है? काइनेटिक। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है तो पोटेंशियल 0 हो जाना है, y बराबर 0 तो पोटेंशियल 0 हो गया। तो जब पोटेंशियल 0 तो काइनेटिक मैक्स। अब जब और स्ट्रीम पर क्या हुआ? स्ट्रीम पर वेलोसिटी 0 हो गई तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। तो जब काइनेटिक एनर्जी 0 तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्स, और टोटल एनर्जी क्या हुई? कांस्टेंट। यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो बॉडी कर रही होती है उसकी टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट फिक्स होती है, बशर्ते कि किसी फ्रिक्शन फोर्स के कारण, किसी विस्कस ड्रैग के कारण, मीन्स कि एयर वगैरह के फ्रिक्शन के कारण, बशर्ते कि उसकी एनर्जी कहीं पे भी लॉस ना हो रही हो। तो जब हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते हैं बेटा, तो ये मान के पढ़ते हैं कि एयर का फ्रिक्शन 0 है। हम ये मान के पढ़ते हैं कि एयर का फ्रिक्शन 0 है। ओके, चलिए अब जा देखना। अब वेलोसिटी तो y बराबर 0 पे कौन सी एनर्जी मैक्सिमम हो रही है? पोटेंशियल हो रही है ना। चलिए पोटेंशियल एनर्जी y बराबर 0 पर कौन सी एनर्जी मैक्सिमम? काइनेटिक। ओके कम ऑन, देखिएगा y बराबर प्लस ए, एक तरफ डिस्प्लेसमेंट और इधर y इक्वल टू माइनस ए हो गया बेटा। हाँ, ठीक। चलो बेटा, अब जस्ट ऐसे ही, जस्ट इसी को उल्टा कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए इसी को। जस्ट इसी को उल्टा कर दीजिए, कर दे बेटा। हाँ, लगभग जस्ट इसी को उल्टा रिवर्स खींच दीजिए इसी का। इसका रिवर्स खींच दीजिए, ठीक है बेटा। हाँ चलो ठीक है, लगभग। हाँ आ जाओ बेटा। अब इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन टच कराता हुआ खींचिए। हाँ ठीक है बेटा, चलो हो गया बेटा। आ जाओ, अब जा देखिएगा, ये जो दोनों कट कर रहे हैं ना, ये आमने सामने होने चाहिए दोनों, जस्ट बीच में होगा बेटा। एक लाइन इनको मिलाते हुए खींच दीजिए, एक लाइन खींच दीजिए मिलाते हुए। हो गया। आप जा देखिए। अब आप बताइए कि इसमें कौन काइनेटिक है, कौन पोटेंशियल है, कौन टोटल है, कौन एवरेज है। हाँ अब बोलिए, जल्दी से लिखिए, नाम लिखिए। बहुत साफ दिख रहा है काइनेटिक। हाँ अच्छा, एक चीज़ और कि यह क्यों शेप ऐसा आया, ऐसा शेप आया क्यों, है ना। चलो देखना बेटा, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है कितना? हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मीन्स काइनेटिक एनर्जी का पावर 1, y का पावर 2। द ग्राफ शुड बी, ग्राफ क्या होना बेटा? ग्राफ शुड बी पैराबोला। ग्राफ शुड बी पैराबोला। ग्राफ को क्या होना है? दैट शुड बी पैराबोला। पैराबोला होगा। क्यों?
जब दोनों साइड में पावर असमान होते हैं, डिफरेंट होते हैं, जब दोनों साइड के पावर डिफरेंट होते हैं तो ग्राफ हमेशा पैराबोला बनता है। जब दोनों साइड के पावर बराबर होते हैं, जब दोनों साइड के पावर बराबर होते हैं तो ग्राफ क्या बनता है बेटा? जब दोनों साइड पावर बराबर होते हैं ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन। ये सब कुछ कहाँ मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मोशन 1D में जा कर के ना पढ़ डालिए इसको। सब मैं बताया हूँ, ग्राफ कैसे खींचा जाता है, कैसे देखा जाता है, ग्राफ में क्या इंपॉर्टेंट होता है, सब कुछ हो चुका है पीछे, है बेटा। तो ये ग्राफ क्या बनना है? पैराबोला। तो देयरफॉर दैट इज द पैराबोला। मीन्स की काइनेटिक एनर्जी देखिए, काइनेटिक एनर्जी दैट इज द पैराबोला। अब डिस्प्लेसमेंट चूंकि ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट बेटा चूंकि इधर है, एनर्जी ऊपर है और यहाँ माइनस वाई आया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट के साथ माइनस है, इसलिए रिवर्स हुआ, उल्टा हुआ। और पोटेंशियल एनर्जी देखो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी में आ जाओ। अब यहाँ पे लिख दूँ मैं पोटेंशियल एनर्जी। देखो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी बराबर कितना? हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी पावर 1, यहाँ पावर 2 एंड 1, दैट शुड बी, और माइनस नहीं है इसलिए ऐसे हुआ। ऑलवेज टूवर्ड, जिसका पावर कम होता है पैराबोला हमेशा उधर ही घूमता है। पैराबोला का नियम है, सब कुछ डिटेल में 1 डायमेंशन में पढ़ा चुका बेटा। स्ट्रेट लाइन में पढ़ा, लेक्चर 1 लेक्चर 2 में देखेंगे, सब कुछ दिया हुआ है वहाँ पर। क्या पढ़ रहे हैं? P100 फिजिक्स, मैं SDP सर। ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके चलो कमाल। चलो बेटा देखिए, तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी का पावर 1, इसका पावर 2, क्या बनेगा? जब भी पावर डिफरेंट, जब भी होता है पावर डिफरेंट तो ग्राफ होता है पैराबोला। पैराबोला किधर बनता है? पैराबोला किधर बनता है? जिसका पावर कम होता है। किसका पावर कम है? एनर्जी का। किधर घूमेगा? एनर्जी की तरफ। और यदि माइनस होता तो उसका रिवर्स हो जाता, जैसे काइनेटिक एनर्जी में रिवर्स हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर है बेटा? काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कौन है? तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। देखो बेटा, ये कौन है? काइनेटिक एनर्जी। जब रहा काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या है देखना, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या है? देखो बेटा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कितना बेटा? तो यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी, हाँ बेटा सही लिखा गया। चलो यहाँ पे चेक कर लिया जाए। हाँ ठीक, ओके। हाँ बेटा, काइनेटिक एनर्जी कितनी है यहाँ पर? मैक्स। देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्स है ना। तो काइनेटिक एनर्जी कितना? मैक्स। कब? जब इस यहाँ पे ऐसे लिखा दो कि काइनेटिक एनर्जी कितना बेटा? मैक्स। और देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्स, और यहाँ पे कितना है काइनेटिक? यही तो है। और काइनेटिक एनर्जी जीरो कहाँ? यहाँ पर। कहाँ है काइनेटिक एनर्जी वाला बेटा? ये देखो। तो काइनेटिक एनर्जी देखो बेटा, यहाँ पर क्या है? काइनेटिक एनर्जी जीरो। चलिए यहाँ पर आ जाइए, क्या है? काइनेटिक एनर्जी बराबर है जीरो। यहाँ पे जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर मैक्स, यानी कि यहाँ ना दिखाया जाए, ऊपर दिखाया गया है। हो गया बेटा? चलो जस्ट ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी को देखा जाए। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर बराबर जीरो। ये ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का है ना बेटा। तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। कब जीरो? जब y का मान जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। कहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम? यहाँ पर। ये पोटेंशियल एनर्जी बेटा देखो, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू मैक्स। हो गया? पोटेंशियल एनर्जी मैक्स। हो गया? चलिए थोड़ा सा एक पॉइंट, एक चीज़ का एक काम कर लीजिए बेटा कि इसको ना इसके सीधे में ही रहना चाहिए तो अच्छा लगेगा थोड़ा। तो एक काम कर दिया जाए बेटा कि इसकी लाइन ऐसे खींच दिया जाए, ये इसी के सीधे में टच करिएगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सही करिएगा ऐसे। हाँ, और ये भी ठीक इसी के ऊपर आएगा ना बेटा। तो इसी के ऊपर एक लाइन ड्रा कर दीजिए ऐसे, ठीक बेटा।
और तब लगभग, हाँ अब अच्छा हो बेटा, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी दिखाना है हम लोग को, तो काइनेटिक एनर्जी को दिखा दिया जाए। हाँ बेटा चलो यहाँ से दिखा दें, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, हो गया बेटा। हाँ इसी के ठीक ऊपर रहेगा, इसी के ठीक ऊपर, हो गया। आ जाओ अब जा देखिएगा फिर, हाँ ये भी ठीक वैसे ही इसी के ऊपर, हो गया बेटा। चलिए ओके, अब जरा देखो बेटा, तो हो गया हम लोगों का क्या, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, एवरेज एनर्जी कितना होता है, उसका ग्राफ कैसा होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, सब कुछ हो गया। जस्ट इसी का आधा, यानी कि जितना होगा यह उतना ही होगा, यह थोड़ा बनाने में छोटा बड़ा हो सकता बेटा, बराबर बराबर रहेगा। तो जितना ये उतना, क्यों, क्योंकि ठीक उसी का आधा है। अब ये कौन सी एनर्जी कहोगे, आप इसको कहिएगा यही है एवरेज एनर्जी, हो गया। और ये कौन सी एनर्जी है बेटा, ये लाइन जो खींची गई है, तो ये है ना टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी, 0। एवरेज एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी, 0। सिंपल हार्मोनिक मोशन की फ्रीक्वेंसी कितनी, SHM की n, तो इसकी फ्रीक्वेंसी n का मान 0। काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 2n, पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 2n, ओके क्लियर। दिस इज द मोस्ट फैंटास्टिक ग्राफ डिस्कशन ऑफ द एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, हो गया। ओके चल आगे बढ़ा जाए, क्या पढ़ रहे हैं, P100 फिजिक्स। आगे बढ़ते हैं, हाँ बेटा जल्दी से देख लो, समझ लो, सब नोट कर लीजिए अच्छी तरह से, तब मैं मिटाऊँ इसको। हो गया, हाँ आइए अगला पॉइंट है, हटा। और अब है पॉइंट हम लोग का, एनर्जी देख चुके हम लोग, तो अप्रॉक्सीमेटली जो 100% जो थ्योरी है SHM की, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। और जानते हैं कि थ्योरी के बाद तुरंत क्या शुरू होता है, न्यूमेरिकल, ओके। तो चलिए, तो हम लोग न्यूमेरिकल लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स लिया जाए। पहले आसान न्यूमेरिकल, जानते हैं कि हम लोग 0 से शुरू करते हैं, पढ़ाई अपनी 0 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का, पहले चैप्टर का नाम ही पढ़ते हैं कि हाँ इस चैप्टर का क्या मतलब है, नाम का क्या मतलब है उसका। तो पहले 0 से स्टार्ट करते हैं और पहुंचाते हैं उस लेवल पर जहाँ के आगे फिजिक्स नहीं होती। क्यों, क्योंकि हमारा अल्टीमेट टारगेट या तो IIT है, या तो नीट है, या तो बोर्ड है। बोर्ड तो बहुत छोटा पड़ जाता है बेटा, तो या तो IIT है या तो नीट है। और हम लोग उसी को लेकर के उससे कुछ ज़्यादा पढ़ते हैं, 25%, बस यही तो चाहिए। आइए तब देखा जाए। हाँ बेटा, दिया हुआ है कि कहीं पर, यह अब एक हम एग्जाम्पल लेते हैं बेटा समझाने के लिए, बेसिक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पहले ही पूछा जा चुका है। तो लेट फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, लेट फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, लेट फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो फ्रीक्वेंसी नहीं मतलब टाइम पीरियड ले बेटा, लेट टाइम पीरियड, क्वेश्चन में आया टाइम पीरियड दिया हुआ था, तो लेट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज t इक्वल टू 24 सेकेंड, t इक्वल टू 24 सेकेंड।
देन टाइम रिक्वायर्ड टू कवर second half of the amplitude from yes ओके बेटा, बस इतना ही। तो देन टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द सेकेंड हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, और ऑप्शन दिया हुआ है आपको 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड। मार दीजिए निशान, जो अच्छा लगे मार दीजिए। जो भी अच्छा लगे मारिए फटाफट। हो गया? चलिए अब अपना आंसर मिलाइए। देखो बेटा, अब इस क्वेश्चन को पहले समझना है बहुत अच्छी तरह से। इस वीडियो को पढ़ने के पहले, इस वीडियो को देखने के पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन नंबर 1, वीडियो नंबर 1 जरूर पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ ऊपर ही सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, पीरियाडिक मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, बेटा बेसिक जहाँ से शुरुआत होती है कि 1 ऑसिलेशन किसे कहते हैं, 1 क्वाड्रेंट क्या है, कितना टाइम लगता है। तो वीडियो नंबर 1 देखने के बाद, पढ़ने के बाद, अच्छी तरह से समझने के बाद तब फिर आना है आपको, सीरियल वाइज पढ़ना है आपको, अदरवाइज नहीं पढ़ना है। तो सीरियल वाइज पहले नंबर 1, तब फिर नंबर 2, फिर नंबर 3, नंबर 4, नंबर वाइज पढ़ते जाना है। चाहे भले ही आज नहीं पढ़ पाए, कल पढ़िएगा, कल के बजाय परसों पढ़िएगा, लेकिन एग्ज़ाम आपका करीब है तो फास्ट पढ़िए। एक दिन में 4 वीडियो, 5 वीडियो पढ़िए। P100 फिजिक्स के जैसा आपको हिंदुस्तान में दूसरा नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है ना। आप लकी हैं कि आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं या कोई बता दिया है आपको, तो आप लकी हैं। ये कैसे पता चलेगा? देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में पर नहीं पढ़ाता हूँ बेटा, रंगीन दुनिया नहीं है, ये ज़मीन वाली दुनिया है। ज़मीन पे उतर करके बिल्कुल मेहनत करता हूँ, पहले से फिट नहीं है, सब कुछ आपके सामने, क्या, क्यों, कैसे, सब कुछ आपके सामने है बेटा। तो अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है, ठीक है। यहाँ पर P100 फिजिक्स पर कभी हंसी मजाक और बर्थडे और गिफ्ट और गाना बजाना नहीं होगा बेटा ना, गुमराह नहीं किया जाता यहाँ पे। P100 फिजिक्स पढ़ाई 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 और केवल पढ़ाई, इंटरटेनमेंट चैनल नहीं है। बहुत सारे इंटरटेनमेंट चैनल हैं, तो पढ़ाई के नाम पर इंटरटेनमेंट नहीं, पढ़ाई के नाम पर केवल पढ़ाई, सीरियस पढ़ाई, केवल फिजिक्स, सीरियस फिजिक्स। ओके, हाँ, कमान। चलिए, तो नंबर 1 पढ़ने के बाद ही नंबर 2 पे पढ़ना। ओके, समझिए? चलो ठीक बेटा, आ जाओ। तो जानते हो कि अब हम नंबर 1 का इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं कि 1 ऑसिलेशन क्या होता है, सब कुछ, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में है, तो फिर यहाँ पर कहूँगा टाइम बेकार होगा। चलो बेटा, जैसे मान लो कि ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम है, तो चलिए बना देता हूँ, पेंडुलम है बेटा। यह पेंडुलम इधर गया, मान लीजिए यहाँ यह स्टीम पोजीशन है, यहाँ से इधर गया, फिर गया और उधर से वापसी, फिर आएगा ना, और फिर इधर गया, देखना बेटा दूसरे साइड में, फिर इधर गया, मान लीजिए यहाँ तक आया, यानी कि y का मान मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, यह है, यानी कि y बराबर प्लस a है, और ये y का मान मैक्स है बेटा, यानी कि y बराबर माइनस a है यहाँ पे ना। यहाँ वेलोसिटी हर हाल में 0 होनी है, तभी रुकेगा ना। यहाँ वेलोसिटी 0 होनी है ना, यहाँ पे वेलोसिटी बराबर क्या है, मैक्स है ना। अब तो पहले गया, फिर आया, फिर इधर गया, फिर इधर से वापस आया, देख रहे हैं बेटा। तो यहाँ से यहाँ जाना, फिर आना। चलिए, यानी कि मूल बिंदु यह है, मीन पोजीशन यदि यह हो बेटा, यदि इसको मीन पोजीशन माना जाए, इसको यहाँ पर, इसको पेंडुलम को,
तो जाना आना, फिर यहाँ से ना, इसका कलर चेंज कर दें, जाना आना उसी लाइन में आएगा, हम समझाने के लिए अलग बना रहे हैं। आना, फिर दूसरी तरफ जाना, फिर दूसरी तरफ जाना, और फिर दूसरी तरफ से आना ना बेटा। ये है, दिस इज द वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन, एक दोलन क्या होता है? व्हाट इज द वन ऑसिलेशन? दिस इज द वन ऑसिलेशन। मेन पोजीशन से जाना आना, फिर जाना फिर आना। तो एक चक्कर, वन ऑसिलेशन, एक कंप्लीट चक्कर, वन ऑसिलेशन, तो इसे कहते हैं कि मतलब एक चक्कर पूरा हो गया, वन ऑसिलेशन पूरा हो गया। और वन ऑसिलेशन करने में जो समय लगता है वह टी है। तो 4 पार्ट हो रहे हैं, जाना आना। टोटल टाइम पीरियड कितना बेटा? टाइम पीरियड है टी। तो ये जाने में केवल कितना? T/4। आज जितना जाने में उतना ही आने में। कब? जब ऑसिलेशन रहता है कांस्टेंट, तब। तो जाने में T/4, आने में T/4, फिर जाने में T/4, फिर आने में T/4। टोटल टाइम कितना? टाइम पीरियड बराबर कितना बेटा? तो टाइम पीरियड बराबर हो गया T/4 प्लस T/4 प्लस T/4 प्लस T/4 बराबर कितना? T। दिस इज द टाइम पीरियड। हो गया। अब यह एक 90 डिग्री के बराबर होता है ना बेटा। तो इधर से जब गया तो 90 डिग्री ट्रेस किया, कवर किया, फिर आ गया तो 90 कवर किया, मीन्स कि जाना आना मिला करके 180 डिग्री हो गया। फिर जब इधर गया तो यहाँ पहुँचते ही 270 हो गया, और फिर वापस आया तो 360 डिग्री हो गया बेटा। हो गया। और ऐसा जितनी बार करेगा, 1 सेकंड में जितनी बार किया, उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उसी को आवृत्ति कहते हैं, उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो 1 सेकंड में चक्रों की संख्या, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड इज द frequency, and the time taken to complete one oscillation is known as time period. Okay, हो गया। चलिए, तो अब हाँ, अब क्या? अब यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? ये तो अभी हम लोग देख रहे थे कि ये होता क्या है। एक ऑसिलेशन, पहली बात है कि होता क्या है। अब एक ऑसिलेशन का सेकंड हाफ पूछा है। अब आपके क्वेश्चन में, चलिए अब यहीं पे ले लूँ इसी डायग्राम को बेटा। अब मान लीजिए कि यह मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, इसका आधा कर दिया जाए। तो इधर वाला A/2 हुआ, इधर वाला भी A/2 हुआ। ये हुआ फर्स्ट हाफ, देखना बेटा, ये इतना फर्स्ट हाफ, और ये इतना सेकेंड हाफ हुआ, ये इतना फर्स्ट हाफ हुआ। मीन्स कि A/2 ये हुआ फर्स्ट हाफ। यह केवल ये इतना कवर करने में कितना समय लिया? यदि यह पता चल जाता तो पूरा तो मुझे मालूम है कि पूरा T/4 है। यदि इसका समय पता चल जाता, T का मान फर्स्ट हाफ का, पूरे में से T/4 माइनस कर देते तो सेकेंड हाफ का अपने आप ही निकल जाता। मीन्स कि इसको T1 मान लूँ, इसको T2 मानूँ, तो यदि T1 पता चल जाए तो पूरे में से T1 को माइनस करूँ, T2 अपने आप आ जाएगा। यही तो करना है। ये होगा कैसे? आइए, अब ये होगा कैसे? होगा ना? अब ये होगा कैसे? चलिए अब देखते हैं कि कैसे होगा। हटा, अब ये देखा जाए कैसे होगा। चलिए
टाइम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन y इक्वल टू a sin ओमेगा टी, y इक्वल टू a sin ओमेगा टी, वेयर a इज द डिस्प्लेसमेंट, वेयर a इज द एम्पलीट्यूड, कितना, आधा, a/2। तो सिंस y इक्वल टू a/2, पुट इन द वैल्यू हियर, a/2 इक्वल टू a साइन 2 पाई अपॉन t इंटू t, a कैंसिल, 1/2 इक्वल टू साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी, कैन बी रिटन लाइक दिस, हाफ। जानते हो कि साइन 30 का मान 1/2 होता है ना बेटा, तो साइन 30 को लिख सकते हो क्या, साइन π/6 लिख सकते हो साइन को, 1/2। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1/2 a/2 की जगह पर साइन π/6 लिख सकते हो बेटा। चलो लिख दो यहाँ पे, तो साइन π/6 इक्वल टू कितना, साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब देखना बेटा, बीच में जब इक्वल लगा हो और यहाँ भी साइन हो यहाँ भी साइन हो, तो दोनों साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इधर का दोनों बराबर है, पाई से पाई यहाँ कैंसिल हुआ, टी बराबर कितना हुआ, टी बराबर, टी ऊपर गया, t/6 इंटू 2 मीन्स कितना, t/12। फैंटास्टिक। तो आपके एग्जाम में जो पूछा गया था वह इतना ही था, तो वहाँ पर दिया गया था t/12, t/2, t/4, t/6, t/12 दिया गया था। डी ऑप्शन में था t/12, किस पर निशान मारना था, t/12 पर। फैंटास्टिक आंसर, ये आपके नीट का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया, परहैप्स AIPMT में तो पहले आया है, नीट 2022 में भी शायद है। तो फिलहाल t/12 इज योर आंसर। अब आपके साथ आपको यहाँ क्वेश्चन में मैं क्या दे दिया हूँ, आपको t का मान दे दिया हूँ ना बेटा। क्वेश्चन में ऐसे ही मैं जैसे थोड़ा सा चेंज किया हूँ, ऐसे वहाँ एग्जाम में आपको थोड़ा सा चेंज कर देगा। तो यहाँ पर देखिए t/24 दिए हैं, तो क्या प्रॉब्लम है, हाँ बेटा इस नोट करो जल्दी से, क्या प्रॉब्लम है, बस एक लाइन और मार दिया जाए यहीं पर फटाफट। आ जाओ, देखो बेटा हटा दिया जाए, इसको कर चुके हो ना, हाँ वीडियो को रोक करके वहाँ नोट कर लो बेटा। हाँ अब आ जाइए, तो t बराबर कितना हो बेटा, t/12 है ना, t का मान रख दिया जाए 24/12, ये कितना हो गया, 2 सेकेंड। ओके फैंटास्टिक। तो 2 सेकेंड, लेकिन ये कौन सा आया है, हम लोग फर्स्ट हाफ लिए हैं ना अभी तो t1 आया है, तो दिस इज द देयरफॉर t1 इक्वल टू, यानी कि पहला हाफ हम लोग निकाले हैं ना अभी, तो t1 बराबर कितना बेटा, 2 सेकेंड। हाँ अब एक बात और, चले इसको अभी यहाँ रोक दें। देखो बेटा अब यह तो अभी जो आया है यहाँ t/12 आया है ना, तो ये तो फर्स्ट हाफ है, इसका मतलब ये हुआ कि फॉर सेकेंड हाफ t2 विल बी हाउ मच, तो t/4 पूरा होता है माइनस t/12, 3 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 2/6/12 हो जाएगा, कट गया, t/6। फैंटास्टिक, देख रहे हैं, तो वेरी फैंटास्टिक, नोट करिए, जबरदस्त। क्या पढ़ रहे हैं, P100 फिजिक्स। मैंने पहले बताया कि आप केवल P100 फिजिक्स पे पढ़िए, नीट IIT तो आपको कुछ लगेगा ही नहीं,
आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि हम IIT का एग्ज़ाम दे रहे हैं या हम नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। पूरा एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन आपकी कॉपी से ही आएगा, जो आप नोट्स बनाएंगे P100 फिजिक्स पर। ओके, और ऐसा कैसे बोल रहा हूँ? आज 15 साल 20 साल से आ रहा है बेटा, लगातार 20 साल से ऐसे ही आता है, फिर आएगा। हाँ, T2 बराबर T/6। तो सेकेंड हाफ में कितना समय लिया गया? T/6। और फर्स्ट हाफ में कितना लिया गया? T/12। तो आप अलग से बना दीजिए। हाँ, इधर नोट हो गया है ना, एक बार चेक कर लीजिए तो तमाम मिटाओ। हाँ देखो बेटा, जैसे मान लीजिए यह है सिंपल पेंडुलम और ये है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो हाफ डिस्टेंस कितनी हुई? हाफ डिस्टेंस कितना बेटा? ये y बराबर a/2 है यहाँ पे। इसको हम लोग क्या माने थे? फर्स्ट वाले को T1। इधर यहाँ से यहाँ क्या माने हैं? T2। तो T1 की वैल्यू कितनी आई है बेटा? और T2 बराबर कितना? दोनों बातें अच्छी तरह से डायग्राम बना के नोट करिए, कभी भूले ना। एग्जाम में ऐसा प्रूफ करने को रहेगा आप पहले से याद। ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको ऑलरेडी याद होनी चाहिए। ये सारी बातें ऑलरेडी आपको याद होनी चाहिए। हाँ, अब ऐसा नहीं कि ये वहीं प्रूफ करेंगे तब निकालेंगे, नो। ये तो बहुत छोटी सी बातें हैं, ये तो बहुत सिंपल सी बातें बेटा। तो T1 इक्वल टू T/12, T2 इक्वल टू T/6। फर्स्ट हाफ में कितना टाइम? T/12। सेकेंड हाफ में कितना टाइम? T/6। हो गया बेटा। अब जरा देखिएगा, यदि कोई वस्तु, अब ध्यान दीजिएगा, इधर से जा रहा था, जब इधर से जब जा रहा है तो यह T1 है, यानी फर्स्ट हाफ इसको बोलेंगे और इसको बोलेंगे सेकेंड हाफ। लेकिन यदि यह कह रहा है कि पहले से वस्तु अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है, मीन्स कि y बराबर प्लस a पर है, पहले t बराबर 0 पर, ऐसा भी तो क्वेश्चन पूछ देगा ना आपसे, तब क्या करेंगे? कह रहा है कि पहले से पोजीशन वस्तु का, जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, उसका पोजीशन पहले से ही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है, यानी कि वह एक्सट्रीम पोजीशन पे छोड़ी जा रही है। t बराबर 0 पर वह एक्सट्रीम पोजीशन पर है। तब वस्तु आएगी तो पहले हाफ कौन पड़ेगा? तो जब इधर से वस्तु आ रही होगी बेटा ना, तो ये जो पहले पड़ा वो ये हुआ ना, ये वाला पड़ेगा ना पहले। तो अब ये तब वापसी में, रिटर्निंग में, ये हो गया T1 और ये हो जाएगा T2। ये ध्यान रखेंगे, वापसी में पहले ये पड़ेगा, तो वापसी में ड्यूरिंग रिटर्निंग क्या होना है? दिस विल बी द फर्स्ट हाफ। ध्यान रखेंगे इसका। तो जब वापस होगा, देखो बेटा, जब इधर से वापसी होगी तो जो इधर से जाते समय जिसको आप सेकंड बोल रहे हो, तो वापसी यदि हो रही है तो वह फर्स्ट होगा ना पहले। तो इधर से वापसी यदि हो रही होगी तो आप इसको फर्स्ट कहोगे और इसको सेकंड कहोगे। ओके, क्लियर हो गए? तो टाइम पीरियड, वन ऑसिलेशन क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, थर्ड हाफ, फोर्थ हाफ, कैसे निकालोगे? तो अब थर्ड हाफ मैं कहूँ, थर्ड हाफ तो फर्स्ट हाफ जाना, सेकेंड हाफ इसका सेकेंड, ये हो गया बेटा। थर्ड हाफ वापस आना आधा, फिर फोर्थ हाफ हो गया एक साइड में। यही बात इधर फिर रिवाइज हो जाएगी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि वापसी में जो थर्ड बोल रहे हो वह फर्स्ट बन जाएगा।
तो बस इतना ही जानो, पहला कितना, फर्स्ट हाफ जाने में कितना, T/12, सेकेंड हाफ जाने में कितना, T/6। T क्या है, टाइम पीरियड। वापसी में जो सेकेंड है पहले बोले हो वह फर्स्ट बन जाएगा, जिसको सेकेंड बोल रहे हो वह, जिसको सेकेंड बोले हो जानते समय, वो आते समय का फर्स्ट बनेगा। बस हो गया। चलिए अगला पॉइंट, अब चलते बेटा। तो ये था यहाँ पे ऑसिलेशन क्या होता है, यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं ना। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, अब जानते हो कि बार बार आपसे क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में। हाँ, एक साल पूछा था कि एक ब्लॉक है जिसकी हाइट h है और लकड़ी का ब्लॉक है, उसकी डेंसिटी सिग्मा है, वाटर जिसमें रखा गया है उसका डेंसिटी रो है, और L हाइट उसका वाटर में डूबा हुआ है, उसको प्रेस करके छोड़ दिया, तो बताओ कि वह किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा। यानी ये क्वेश्चन बार बार आता है आपके आईआईटी में, आपके नीट में भी पूछा गया है, आईआईटी में भी पूछा गया है, फिर पूछा जाएगा। तो जब भी कोई, अब ऐसा एक एग्जाम्पल तो है नहीं बेटा, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। सिलेंडर में गैस भरी हुई है, गैस का जो पिस्टन है वह मॉसलेस है, वो हल्का सा पुश करके छोड़ दिया, अब वह ऑसिलेशन स्टार्ट कर दिया। अब उसका टाइम पीरियड बताइए। एक सिलेंडर आधा पानी में डूबा हुआ है, वर्टिकली रखा हुआ है, और उससे एक स्प्रिंग अटैच है, आधा उसको थोड़ा सा खींच करके सिलेंडर को छोड़ दिया, ऑसिलेट कर रहा है, उसका टाइम पीरियड बताइए, फ्रीक्वेंसी बताइए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। किताबी भाषा, ओ लंबा लंबा बड़ा बड़ा एक एक पेज में सॉल्व है, कर पाएंगे? यदि आप कोशिश करते हैं कि हम इसका आंसर याद कर लेंगे, वो भी डेंजरस होगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इसमें H कभी दे देगा, कभी L दे देगा, कभी रो दे देगा, कभी सिग्मा दे देगा, कभी डेंसिटी को D दे देगा। यानी याद करना भी थोड़ा डेंजरस है बेटा, नहीं कर सकते। पता नहीं किसको क्या मानेगा और आपने क्या याद किया है, वहाँ पे यानी दिक्कत आ जानी है, नहीं कर सकते। तो क्या करना है, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी यह एग्जाम में आएगा ना, जब भी यह एग्जाम में आएगा तो आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही पड़ेगा यदि सिलेक्शन लेना है तो। P100 फिजिक्स मैथ्स डिवीजन। तो करना क्या है, मैं अब चल रहा हूँ आपको सिखाने कि ऐसे किसी भी क्वेश्चंस को जादुई तरीके से कैसे सॉल्व करोगे। थोड़ा तो करना पड़ेगा, बिल्कुल शॉर्टकट यहाँ पे नहीं है बेटा, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें, यानी कि मान के चलो कि 75% कैलकुलेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर दे रहे हैं। और मैं एक मैजिकल जादू बनाया हूँ जो अपनी किताब में मेरी पब्लिश होगी, लेकिन आपको मैं दे रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में इस वीडियो के माध्यम से। यस, एंजॉय करिए। व्हाट इज द फिजिक्स, कम ऑन द पॉइंट। चलो बेटा, तो डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। कहीं पर भी कोई भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका टाइम पीरियड कैसे बताओगे। तो ये जानते हो बेटा कि लेट n इक्वल टू फ्रीक्वेंसी हो, इसमें कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन हो, लेट n इक्वल टू फ्रीक्वेंसी हो एंड t इक्वल टू, यदि मान लिया जाए कि टाइम पीरियड है, देन यू नो t विल ऑलवेज इक्वल टू 1/n। t का मान 1/n होगा या n बराबर 1/t होगा, जो भी दिया रहे ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये बिल्कुल फिक्स है, यानी कहने का सेंस ये, यदि एक पता है तो दूसरा अपने आप निकल जाएगा।
यदि ये पता है तो ये निकल जाएगा। यदि एक पता है, फ्रीक्वेंसी मालूम है बेटा, तो टाइम पीरियड जस्ट उल्टा कर दोगे। यदि टाइम पीरियड पता है तो अब फ्रीक्वेंसी पता नहीं है, टाइम पीरियड का जस्ट रिवर्स कर दोगे, आ जाएगा। पक्का? तो हम लोग हमेशा सभी क्वेश्चंस में पहले टाइम पीरियड निकाला जाएगा। यानी कि आप याद करना चाहोगे बेटा तो सबका टाइम पीरियड याद करोगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के लिए जब पूछेगा बस उसी का उल्टा कर देना जो याद रहेगा। दोनों याद करोगे तो गलत हो जाएगा ना, दोनों नहीं करना। क्या करना? टाइम पीरियड। बार बार पूछता है टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी पूछेगा 1/, कर देना बस। चलो आगे बढ़ा जाए। अब यहां पर, हाँ देखो बेटा, अब यहां पर जैसा कि हमने बताया आपको बेटा कि यहां पर सैकड़ों क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे भी मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन मैं यहाँ कराऊंगा। तो ऐसे किसी क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं? क्या कोई मैजिकल तरीका है? हाँ है मैजिकल प्रोसेस है बेटा। कैसे? ऐसे किसी क्वेश्चंस को 3 स्टेप में सॉल्व करते हैं। हाउ मच? 3, 1 2 3। ऐसे किसी क्वेश्चंस को 3 स्टेप में सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। कैसे? स्टेप नंबर 1 में हम सबसे पहला काम क्या करें? याद करना रहेगा बेटा, याद करो। स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले डिटरमाइन वैल्यू ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बता बेटा? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स। सबसे पहला काम करोगे बेटा, रिस्टोरिंग फोर्स का मान निकालोगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो बेटा डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, बेटा डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रिस्टोरिंग, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स। सबसे पहला काम करो बेटा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स निकालोगे, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करोगे? यहाँ फैंटास्टिक। सेकेंड स्टेप में क्या करोगे बेटा? याद कर लेना, एक्सेलरेशन निकालोगे। एक्सेलरेशन डिटरमाइन, या पहले ले दो डिटरमाइन द एक्सेलरेशन। चलो बेटा डिटरमाइन एक्सेलरेशन। नंबर 3 में क्या करो बेटा? कंपेयर एक्सेलरेशन विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्सेलरेशन ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। इससे जानते हो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन 2 तरह का होता है, लीनियर वाला है या एंगुलर वाला यदि है तब क्या? तो अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। जैसा केस होगा वैसा काम करो बेटा। यदि ये किसके लिए? लीनियर SHM। ये किसके लिए? ये किसके लिए? एंगुलर SHM। हो गया? चलो, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? यू नो वेल नाउ, आपको पता है। व्हाट इज द रिस्टोरिंग फोर्स? प्रत्यानयन बल क्या होता है? व्हाट इज द रिस्टोरिंग फोर्स? यू नो वेल नाउ। In the first step, you have to determine the value of the restoring force. In the second step, you determine the value of the acceleration. यदि restoring force का मान बेटा F है, तो जानते हो कि जब एक्सीलरेशन निकालोगे तो केवल कुछ भी नहीं करना रहेगा ना। सेकेंड स्टेप में करिए ए बराबर
एफ बाई एम कर देना है, आइसोलेशन निकल जाएगा। और थर्ड स्टेप में जब आओगे बेटा तीसरी लाइन में चाहे ये वाला होगा चाहे ये वाला होगा, दोनों में से कोई एक होगा, यही स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो इसके साथ या इसके साथ जब लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा तो इसके साथ, और जब एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा यानी कि ट्विस्टिंग करके छोड़ दिया जाए किसी भी वस्तु को, ऐंठ करके छोड़ देते हैं तो एंगल बनता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तब ये वाला। और क्या मिल जाएगा आपको अपना रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। चलिए नोट करो बेटा, अच्छी तरह से नोट करो। तो इसको रेड पेन से कॉपी में नोट करो पहले। हो गया? हाँ, कॉपी में इसको पहले रेड पेन से नोट करो बेटा। ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। हो गया? चलिए अब आ जाइए। अब हम कोई इनमें से कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझा करके बताते हैं कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देंगे तो आप अपने मन से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। हाँ बेटा, चलिए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिए। ए वुडन ब्लॉक ऑफ डेंसिटी सिग्मा partially immersed in liquid of density rho. Let slightly press downward, यानी slightly press downward यानी नीचे दबा के छोड़ दिया, downward and left, it start oscillation. What is t टाइम पीरियड? तो अब आपसे पूछ रहा है कि एस टाइम पीरियड क्या होगा। हो गया बेटा? एच इक्वल टू हाइट, एच इक्वल टू पार्ट इन वाटर एंड लेंथ ऑफ क्यूब इक्वल टू एल है बेटा, कैपिटल एल। हो गया? आइए अब हम इस क्वेश्चन को बेटा बाय डायग्राम बना दूं जल्दी से। देखिए बेटा, ये है वाटर, ये है कोई क्यूब, ये है कोई क्यूब, ठीक? हाँ बेटा, ये कोई क्यूब है, साइज इसकी साइड, इसका मीन्स कि हर साइड इसका एल है। और वाटर में कितना डूबा है? कह रहा है एच है वाटर में। ये वाटर में पहले से डूबा हुआ है।
ये पहले से वाटर में डूबा हुआ है, ठीक, ये पहले से इतना वाटर में है। और ये वुड है, वुडन ब्लॉक, डेंसिटी ऑफ वुड इज and density of water is equal to रो दिया आउट ना, रो हो गया बेटा। चलो एच वाटर के अंदर है, अब इसको स्लाइटली पुश डाउन, धीरे से इसको दबा करके छोड़ दिया, तो जो ही इसको दबा के छोड़ेंगे तुरंत क्या करेगा, नीचे जाएगा, ऊपर नीचे ऊपर ना, ऐसे ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा। आपको बताना है ऐसा टाइम पीरियड टी, टाइम पीरियड पूछे, डेंसिटी को डी मान ले या फ्रीक्वेंसी पूछे, कुछ भी, जो भी कुछ यहाँ से पूछा जाएगा उसका आप आंसर कैसे दोगे। स्टेप अभी हमने आपको बताया है कि ऐसा क्वेश्चन 3 स्टेप में सॉल्व होता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। चलो कोशिश करिए, हमको करना ना बेटा, हाँ, एक पहले मैं बता दूं तब अगले क्वेश्चन में आप कोशिश करिएगा। चलिए डाटा नोट करिए जल्दी से, फटाफट नोट करिए कि डेंसिटी सिग्मा क्या है, एल क्या है, एच क्या है, हो गया, रो क्या है। आइए, तो सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ वुड, मीन्स जो भी वस्तु है, कार्क दे सकता है, वुड दे सकता है, कुछ भी। तो सिग्मा, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द वाटर, एच क्या है, जो पहले से पोर्शन पानी में डूबा है, और एल क्या है, क्यूब की साइड है, यानी कि प्रत्येक भुजाएं उसकी कैपिटल एल लंबाई की है। हो गया। चलिए अब आ जाइए, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा। सॉल्व करके आपको बताते हैं और फिर आप ऐसे ही उसी प्रोसेस से अगला क्वेश्चन कुछ भी दूंगा तो आप उसे सॉल्व करके प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। आइए, तो चूंकि स्टेप नंबर 1 कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ना, सबसे पहले क्या बताना होता है बेटा, तो सबसे पहले हम लोग बताना होता है रिस्टोरिंग फोर्स। तो आइए, तो रिस्टोरिंग फोर्स विल बी हाउ मच, F इक्वल टू, यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स कौन है, बार बार आपको क्वेश्चन में देखना होगा कि मोशन होने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स दे कौन रहा है, यानी कि कौन सा वह फोर्स है जो उसको आगे पीछे ऑसिलेशन, कौन सा है कि जो उसको ऑसिलेशन करा रहा है। आपको ये देखना होगा कि ऑसिलेशन कौन करा रहा है उसको। जब यह आपने क्या किया, प्रेस किया, कितना प्रेस किया, कुछ भी ले लें, स्मॉल एल मान लें या डिस्प्लेसमेंट है वाई मान लें, तो माना कि हमने इसको वाई नीचे प्रेस किया, यानी वाई डिस्टेंस नीचे दबाया, यानी कि ये डिस्टेंस कितना बेटा, वाई। तो जब वाई यहाँ मान ले, ये है डिस्टेंस वाई आपने नीचे दबाया, तो डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच, वाई। कितना लिक्विड हटा होगा, जब कोई वस्तु वाटर में डुबाई जाती है, किसी लिक्विड में डुबाई जाती है, तो वह अपने वॉल्यूम के बराबर का वॉल्यूम डिस्प्लेस करती है। तो यह इतना लिक्विड जो यहाँ दिखाई दे रहा है बेटा शेडिंग, इतना लिक्विड हटाएगा ना, लिक्विड डिस्प्लेस्ड। लिक्विड डिस्प्लेस विल बी हाउ मच, तो यदि क्रॉस सेक्शन एरिया ब्लॉक का ए हो और वाई डिस्प्लेसमेंट दिया है,
तो रेक्टेंगुलर शेप में होगा ना, नीचे स्क्वायर होगा और वाई दबाया है, स्क्वायर साइज उसका क्या बेटा, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है स्क्वायर, और वाई नीचे आपने पुश किया है तो कितना वॉल्यूम कितना हो गया A इंटू वाई। तो लिक्विड डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कितना हुआ V बराबर A इंटू वाई, दिस इज द वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम निकल गया तो मास कितना हुआ डिस्प्लेस्ड लिक्विड का A वाई इंटू रो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बराबर मास। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बराबर मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। और जानते हो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कि किसी भी वस्तु को जब लिक्विड में डुबाते हैं तो उस पर एक फोर्स ऑफ बुएंसी या बुएंट फोर्स या उछाल बल लगता है या उत्प्लावन बल लगता है, पढ़े ना क्लास 6-7 में। तो और वह किसके बराबर होता है, वह हमेशा हटाए गए लिक्विड के भार के बराबर होता है। दैट फोर्स ऑफ बुएंसी या बुएंट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। तो रिस्टोरिंग फोर्स विल बी हाउ मच, F इक्वल टू Ft, क्या फोर्स ऑफ बुएंसी या बुएंट फोर्स इक्वल टू कितना, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड यानी कि जो यह जितना लिक्विड वह जब दबाया आपने वाई, तो जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ वह उछाल बल लगाएगा, उत्प्लावन बल लगाएगा, यानी कि फोर्स ऑफ बुएंसी मीन्स कि वस्तु को ऊपर उछालेगा। तो जितने से वस्तु ऊपर गई, ऊपर जाने का सेंस व्हाट, किसने ऊपर मीन पोजीशन में पहुंचाया, जब डिस्प्लेसमेंट आपने दिया तो किसने मीन पोजीशन पे पहुंचाया, फिर उसको बुएंट फोर्स उछाल बल पहुंचाया। ठीक वैसे ही जैसे सिंपल पेंडुलम को जब एक किनारे किया तो mg sin थीटा उसको खींच के लाया, ठीक वैसे ही यहाँ पर वाटर के केस में कौन उछाल रहा है इसको, फोर्स ऑफ बुएंसी, बुएंट फोर्स यानी उत्प्लावन बल। तो दैट विल ऑलवेज इक्वल टू buoyant force equal to weight of liquid displaced, and therefore what will happen, so you can say now the restoring force will be F will be how much, minus W, means क्या A Y rho G, पहला स्टेप कंप्लीट। फिजिक्स बहुत आसान होती है, बस कोई आपको अच्छी तरह से समझाने वाला मिल जाए। और हिंदुस्तान में एक ही है मात्र P100 फिजिक्स। ओके, F इक्वल टू माइनस W A Y रो G। ओके, हाँ, चलो बेटा आ जाओ। अब पहला स्टेप कंप्लीट। स्टेप नंबर 2, A इक्वल टू F बाई M होता है। तो A इक्वल टू F तो मान तो निकला हुआ है, A Y रो G अपॉन मास M। मास किसका, तो सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस कि मास किसका, तो जो वस्तु ऑसिलेशन में होती है ना, हमेशा उसका मास लिया जाता है, उसका पूरा मास, जो ऑसिलेट कर रही है वस्तु, जिसका ऑसिलेशन हो रहा है। तो कौन कर रहा है, कौन कर रहा है बेटा, ब्लॉक पूरा कर रहा है ना, ब्लॉक पूरा कर रहा है ना। तो मास ऑफ द ब्लॉक कितना होगा बेटा, हाँ अब ए क्या बेटा लिख देना, यहाँ पे एक्सेलरेशन है, मीन्स कि अब हम लोग स्टेप नंबर 2 निकाल रहे हैं। तो A वाई रो G बाई M हो गया, M का मान निकाल दिया जाए, A वाई रो G अपॉन M, M will be how much, that is the mass of the block, mass of the block will be how much, mass of the block will be how much, यदि M दिया है मास M तो M रख देंगे, अदरवाइज निकाल देंगे। कैसे निकलेगा, बहुत ही सिंपल। कैसे सिंपल, पूरी लंबाई गुणे
आधार का क्षेत्रफल वॉल्यूम हो जाएगा, डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया तो मास आ गया, बस। मीन्स क्या कि ए इंटू ए की क्रॉस सेक्शन एरिया बेटा, ए इंटू क्या लेंथ एल, पूरी लंबाई एल दिया ना, ब्लॉक की पूरी लंबाई एल है और क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो ए इंटू एल इंटू सिग्मा, दिस इज द मास। ओके, फैंटास्टिक। अब ए से ए कैंसिल हो गया, ए बराबर कितना हुआ बेटा, ए बराबर, हाँ एक बात और बेटा कि देखो ये माइनस डब्ल्यू है ना, तो माइनस आप यहाँ भी अपना लगा रहे हो, छूटे ना हो बेटा, माइनस रिस्टोरिंग फोर्स ना बेटा, तो माइनस से यहाँ लगाइए रखिए, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी अभी हम लोग को आगे, ए में माइनस लगा दीजिएगा। तो माइनस ए से ए कैंसिल हुआ, आया कितना, रो जी बाई सिग्मा एल, रो जी अपॉन सिग्मा एल इंटू वाई, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हियर, सेकेंड पार्ट कंप्लीट्स हियर, नाउ द थर्ड पार्ट, नाउ द थर्ड पार्ट यानी कि स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या करते हो, स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं, स्टेप नंबर 3 में कंपेयर, कंपेयर कंपेयर कर दिया जाए। चलिए अब स्टेप नंबर 3 बेटा, तो स्टेप नंबर 3 में आ जाइए, ए इक्वल टू सो मच, और आप स्टैंडर्ड इक्वेशन जानते हैं कि ये का क्या होता है, तो लीनियर मोशन है बेटा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाई दिया है ना, देखना। तो अब कंपेयर, सिंस यू नो दैट ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई एंड दिस इक्वेशन नंबर थर्ड, सिंस दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन, क्या है यह स्टैंडर्ड now compare from third to second, second and third, now from second and third कंपेयर करिए दोनों को, क्या मिल रहा है, दोनों साइड में माइनस माइनस, दोनों साइड में ए, दोनों साइड में वाई वाई कैंसिल, मिला क्या, जहाँ है वहाँ ओमेगा स्क्वायर, देखिएगा जहाँ इसका है ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह पर ये है, ये इतनी बात है ना, यानी कि ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो गया, इसके बराबर है। फैंटास्टिक, यहाँ तक अच्छी तरह से नोट करके बेटा, मैं मिटाऊंगा, वहाँ डायग्राम मिटाना पड़ेगा हमको, तो यहाँ पे हटा दीजिए, तो जल्दी से नोट करिए, तो फास्ट हो गया। हाँ, ऊपर की लाइन जल्दी से नोट करिए, हो गया। चलिए अब जा देखिएगा, ऊपर हटा दें, यहाँ पे देखिए बेटा, ये हो गया है ना, यहाँ तक पहुँच गए हो सब लोग, चेक करिए अपना अपना, चलो अब देखना बेटा, हाँ अब आ जाइए, कंपेयर किया, ओमेगा स्क्वायर के स्थान पे आया कितना, रो जी बाई सिग्मा एल, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना बेटा, रो जी अपॉन सिग्मा एल है ना, और जानते हो ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी पढ़ा गया है, बराबर रो जी अपॉन सिग्मा एल, देयरफॉर टेकन रूट 2 पाई बाई टी बराबर रो जी अपॉन सिग्मा एल, या टी बराबर कितना बेटा, 2 पाई, कितना 2 पाई इंटू, हाँ रूट में है ना बेटा, देखना 2 पाई हो गया बेटा, अंडर रूट सिग्मा एल अपॉन रो। ओके, तो दिस इज द फैंटास्टिक वैल्यू, हाँ बेटा, दिस इज द फैंटास्टिक वैल्यू ऑफ द टाइम पीरियड, हो गया।
क्या पढ़ रहे थे? P100 फिजिक्स। ओके, तो ये था हम लोग का दिए गए डाटा के अनुसार टाइम पीरियड विल बी हाउ मच, टी विल बी 2 पाई अंडर रूट सिग्मा एल अपान रो जी। याद कर लीजिए बेटा, सिग्मा किसका? अब मान लीजिए कि यह फार्मूला आपको याद है, मान लीजिए फार्मूला आपको याद है, द बेस्ट, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन आना ही आना है। यदि ये आया और ये याद रहा तो बहुत होगा, तो वह अपना डिजिट बदलेगा, यानी कि जहाँ पर हमने माना है डेंसिटी सिग्मा, तो वह हो सकता है कि डेंसिटी को पी लिख दे या डी लिख दे, तो क्या प्रॉब्लम है? यदि याद रहेगा तो ये सारी चीज़ें एग्जाम में नहीं करनी पड़ेगी। देख रहे हैं कॉम्प्लिकेशन कैसा है, कितना है, लेकिन अब वहाँ निकालने का रिस्क नहीं लेना है। हालांकि हमने तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन को बहुत ही शॉर्ट में कर दिया बेटा, 3 स्टेप में कर दिया, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। कोशिश रहे कि यह याद रहे, यदि नहीं याद है तो सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? एग्जाम का प्रेशर होता है, वहाँ फास्ट सॉल्व करना होता है, प्रूफ थोड़ा सा लंबा होता है बेटा, लेकिन अभी है कि कितना याद करोगे, ये भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रूफ के सैकड़ों क्वेश्चंस मैं अभी आपको कराऊंगा। तो सब तो संभव नहीं हुआ, लेकिन बेटा जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में आ चुके हैं, IIT में आ चुके हैं, नीट में आ चुके हैं, या PMT में आ चुके हैं, CPMT में आ चुके हैं, उन सारे क्वेश्चन को कलेक्शन में कराना ही कराना है। या जो भी TGT PGT में आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को तो लेना ही होगा ना बेटा। क्यों? क्योंकि NTA के क्वेश्चन बैंक में है, वह आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में। हो गया? चलो देखो, तो T इक्वल टू सो मच। अब यदि आपसे मैं कह दो कि व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी, नो प्रॉब्लम, फ्रीक्वेंसी विल बी 1/T, उसी को 1/, कर दो, रिवर्स कर दो। चलिए, अब फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? है बेटा, देखो अब फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, चलिए आ जाइए, फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, इसी का जस्ट रिवर्स। तो फ्रीक्वेंसी n बराबर जानते हो 1/T होता है, तो फ्रीक्वेंसी n बराबर क्या होगा? n बराबर क्या होगा बेटा? 1/2 पाई अंडर रूट, जस्ट रिवर्स हो जाना है ना, उल्टा हो जाना है। तो रोजी यहाँ ऊपर था, रोजी नीचे आ जाएगा, तो सिग्मा L अपान रो जी। यस, दिस इज द फैंटास्टिक इक्वेशन। फ्रीक्वेंसी विल बी 1/2 पाई अंडर रूट सिग्मा L अपान रो जी, दैट इज द आंसर, दैट इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट क्लास। तो यह अब दोनों याद करने का नहीं, हमने पहले ही बोला आपको कि केवल टाइम पीरियड, नहीं तो इसमें का उसमें, उसमें का उसमें हो जाएगा। केवल टाइम पीरियड याद रहेगा बेटा, जस्ट ऐसे रिवर्स कर दोगे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ना। एक किसमें है, एक किसमें था, इतना सेकेंड है यह EM सिस्टम में, और ये क्या बेटा, हर्ट्ज। दिस विल बी द सो मच हर्ट्ज, या साइकिल पर सेकेंड, या चक्करों की संख्या पर सेकेंड, या रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। दिस इज द फ्रीक्वेंसी, दिस इज द टाइम पीरियड। हो गया? तो ये था एक क्वेश्चन, यह था एक क्वेश्चन। कैसे करेंगे? तो 3 स्टेप में करोगे, फैंटास्टिक, मालूम हो गया। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले काम क्या करना बेटा, रिस्टोरिंग फोर्स निकालोगे। स्टेप नंबर 2, आइसोलेशन निकाल दोगे या बाइयम कर देना। स्टेप नंबर 3, स्टैंडर्ड इक्वेशन से उसका कंपेयर कर दोगे। अब ऐसे ही बेस्ट ना, अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ। हाँ लीजिए होमवर्क, लिखिए, होमवर्क लिखिए। यह एक वायर है जिसका एंड मॉडुलस वाई है, सीलिंग पे इसको टाइट किया गया बेटा, फिक्स किया गया है। इसको हल्का सा नीचे वाई डिस्टेंस खींचते हैं, वाई डिस्टेंस इसको नीचे खींचते हैं, यानी कि एक मास लगा दिया गया है mg। इसका अपना मास कुछ नहीं है, मासलेस है। इस पर एक मास हैंग कर दिया बेटा, यहाँ पे एक मास हैंग कर दिया mg ना, मास हैंग करने से इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया है, हो गया। और खींच कर इसको, हाँ अब देखो बेटा, ठीक, तो और खींच कर इसको अब हम छोड़ दे रहे हैं, हम इसको खींच करके छोड़ दे रहे हैं। तो जब खींच के छोड़, हल्का सा डिस्प्लेसमेंट देकर छोड़ दिया, तो यह ऊपर नीचे डिस्प्लेसमेंट इसमें हो रहा है,
इसका टाइम पीरियड क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, निकाल लीजिए। एक होमवर्क, दूसरा दे दें, चलिए दूसरा ले लीजिए। यह एक क्यूबिकल बॉक्स है, यह एक क्यूबिकल बॉक्स है ना। इसका जो बेस है, यह बेस फिक्स है, बेस फिक्स है। इस पे एक टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया हमने F, तो देखेंगे कि ऊपर वाला सरफेस क्या होगा, थोड़ा सा झुकेगा उधर ना, तो फोर्स लगा करके फिर छोड़ दिया, उसको पुश करके छोड़ दिया, तो ये थोड़ा सा पुश हुआ, ऐसे हमने छोड़ दिया तो यह ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा। इसका टाइम पीरियड क्या है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। ओके, चलिए नंबर तीसरा ले लीजिए, एक और ले लीजिए, आ जाइए नंबर तीसरा ले लीजिए। यह एक सिलेंडर है, यह एक सिलेंडर है जिसका कुछ हिस्सा वाटर में डूबा हुआ है। सिलेंडर की लंबाई L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, डेंसिटी इसकी सिग्मा है, वाटर की डेंसिटी रो है, और एक स्प्रिंग से बंधा हुआ है जिसका फोर्स कांस्टेंट K है। इसको नीचे खींचकर छोड़ दिया, यह नीचे ऊपर ऑसिलेट कर रहा है। इसका फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होगा। तो यस, व्हाट इज द टाइम पीरियड, क्या होगा। तो आपके सामने कितने क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन। आप कोशिश करिए इनको सॉल्व करने का। मैं फिर मिलता हूँ, अभी यही तीनों क्वेश्चन में आकर के अभी तुरंत फिर सॉल्व करूँगा। P100 फिजिक्स मैथ्स DP सर, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन पार्ट 3 में, और ये था सिंपल हार्मोनिक मोशन का पार्ट नंबर 2। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर था, इससे भी ज़बरदस्ती इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे न्यूमेरिकल आने वाला है बेटा, तो जैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे वैसे ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। सारे क्वेश्चंस कैसे करेंगे आप पूरी, यदि सिंपल हार्मोनिक मोशन आपका तैयार है तो आपको वेव एंड ऑसिलेशन पढ़ने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए वेव एंड ऑसिलेशन पूरा कंप्लीट करने के लिए पहले पढ़ाया जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर, ओके, फिर मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक।